Hi everyone. We are seeing the 500 important questions for UPSC prelims examination 2024 and अच्छे से कीजिए, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम नज़दीक आ रहा है. इट्स नॉट बहुत दूर नहीं है. आज 27th मार्च है, राइट? 27th अप्रैल, 27th मई एंड देन 10 मोर डेज, राइट? तो अभी एग्जाम अगर टाइम पे होता तो पूरे पूरे 2 महीने आपके पास होते, राइट? 60 डेज. अभी आपके पास 70 डेज, 75 डेज है. 75 डेज इज मोर देन इनफ टू चेंज द टेबल. आई एम सेइंग यू, बहुत ज्यादा दिन होते हैं. 75 दिन में आप क्या से क्या कर जाओगे. सो स्टिल इफ यू हैव टाइम, ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल माई क्वेश्चंस, ऑल माई जितने भी क्वेश्चंस है टेस्ट सीरीज में, डेली क्विज में, आप करके जाओ. आई एश्योर यू, गारंटी मैं आपको कह रहा हूं कि देयर विल शिफ्ट इन द वे यू आर प्रिपेयरिंग. आप कुछ ना कुछ अनुभव, कॉन्फिडेंस महसूस करोगे. ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन आज देखते हैं, है ना? पहला क्वेश्चन आज का है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, राइट? सो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो फर्स्ट ईआई नोटिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस इन 2006. ओके, ये भी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये किस एक्ट के अंदर आता है, किस एक्ट के अंदर आता है, राइट? तो इट्स ए 1986 एक्ट. ये तो फालतू बातें लिखी हुई है, ठीक है, अप्रूव करने के लिए दिस एंड दैट. ईआई डोंट कवर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स. अगर आप देखोगे तीनों स्टेटमेंट्स आपको थोड़ा सा हटके लगेंगे, थोड़ा सा अनुभव वाले स्टेटमेंट्स है. अगर आपने फोकस होकर न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है तब जाके आपको ये चीजें क्लैरिटी के साथ कर पाओगे, है ना? ऐसे स्टेटमेंट जब फ्रेम भी होते हैं ना, तो इट रियली नीड, जो आपका फ्रेम कर रहा है ना, उसके अंदर भी एक, कहते हैं ना, बाज की आंख होनी चाहिए चीजों को पकड़ने के लिए न्यूज़पेपर में से, है ना? क्योंकि फ्रेम करना इज ऑल्सो एन आर्ट. थोड़ी सी मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, बट इट्स ओके. मोर इंपॉर्टेंट फॉर इट इज कि आप इस चीज को समझें और अपने पढ़ाई में इंप्लीमेंट करें, है ना? तो आप देखिए आंसर इसका क्या है. आंसर इज ए, ओनली वन. सो विल मूव टू द क्वेश्चन. आप देख लीजिए, वो एक क्वेश्चन सही है, आप पता नहीं कौन सा सही है इसमें से. आप देख लीजिए, इतना भी अगर आप गेस कर लोगे कौन से दो गलत है तो भी अभी बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पे, आप On January to 1994, the Union Ministry of Environment, under the EP Act 1986, promulgated the first EI notification. ओके, कब हुआ था? 1994 में. आपको ऑप्शंस में क्या दे रखा है यहाँ पे? 2006. पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है. अंडर 1986 आपने देख लिया, दूसरा सही है ना? अब तीसरे की बारी है, राइट? तो आप पॉज करके पढ़ लो. द नोटिफिकेशन 1994 वाज सॉ 12 अमेंडमेंट्स इन 11 ईयर्स बिफोर इट वाज रिप्लेस्ड बाय ईआई 2006. तो ये 2006 का नोटिफिकेशन जो फेमस है ना, इसके पहले भी 1994 में एक नोटिफिकेशन आई थी जिसको एक नहीं, दो नहीं, 12 बार अमेंड किया गया. एंड द फाइनल नोटिफिकेशन केम इन 2006. द हॉलमार्क ऑफ 2006 नोटिफिकेशन वाज द डिसेंट्रलाइज्ड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ईसी, है ना? एंड एनवायरमेंट क्लियरेंस की बात की, इलेक्शन कमीशन नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट्स वेर आल्सो गिवन पावर्स टू इश्यू एनवायरमेंट सर्टन केसेस, है ना? तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पावर दी गई है. एंड 2006 नोटिफिकेशन हैज आल्सो बीन अमेंडमेंट इन नेम ऑफ द फाइन ट्यूनिंग ऑफ द, तो इसको भी अमेंड किया गया है. अच्छा, ये अब देखो, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, तो कोशिश करो कि जो लाइंस लिखे हुए ना उसको कम से कम ग्रास्प करो, है ना? देखो, सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पावर दी है. तो अगर ऐसा मैंडेटरी वाला कुछ स्टेटमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है एनवायरमेंट क्लियरेंस, तो वहां पे थोड़ा सा आप केयरफुल हो जाओगे, राइट? स्टेट गवर्नमेंट्स टू हैव सर्टेन पावर्स, ठीक है. नाउ व्हाट इज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट? ये उन बच्चों के लिए जो 2025 में एग्जाम दे रहे हैं. अगर 2024 वालों को भी पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो, ठीक है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, इट इज द फर्स्ट एवर प्रोटोकॉल. अब देखिए, फर्स्ट जुड़ गया यहां पे, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है. पहली बार भारत में हो रहा है, पहली बार ये हुआ, पहली बार वो हो रहा है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, राइट? फॉर द मैनेजमेंट एंड ऑफ द मैल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन इन इंडिया. अब तीन स्टेटमेंट्स. एक तो प्रोटोकॉल किसने ड्राफ्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड, ठीक है. दूसरा, द प्रोटोकॉल विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द सिवियरिटी ऑफ मैल न्यूट्रिशन अमंग द आंगनवाड़ी चिल्ड्रन एट द अर्ली स्टेज. तो ये आंगनवाड़ी के लिए बना है या किसके लिए बना है, इसका थोड़ा सा इसका फीचर ऐड किया है. तीसरा, एज पर द लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, द न्यूट्रिशन इंडिकेटर सच एज स्टंटिंग एंड द वेस्टिंग रेशियो हैज इंप्रूव्ड इन इंडिया. इंप्रूव्ड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. यहाँ पे कोई अमेरिकन जर्नलिस्ट की बात नहीं करेंगे, अमेरिकन सर्वे की बात नहीं करेंगे. बिल्कुल जो रिपोर्ट इंडिया मानती है या जो रिपोर्ट इंडिया पब्लिश करती है, देखो मानना भी इंपॉर्टेंट है. जिसको वो रिजेक्ट करती है, जैसे हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया नहीं मानती है उसको. उसमें रिपोर्ट में देखो हमेशा बोलेंगे इंडिया पागल है, इंडिया बहुत पिछड़ा है, ये है वो है, एकदम बिल्कुल. उसके रिपोर्ट के अगले दिन ही पीआईबी में आएगी, रिजेक्शन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द दिस, एकदम आप देखना, ठीक है. तो मानना भी, तो यूपीएससी की इतनी ताकत नहीं है कि जो इंडिया के एक से पहले अगेंस्ट चीजें लिखी हो और जिसको इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता हो उससे क्वेश्चन फ्रेम कर दे. तो जब तक ये नहीं हो रहा था तब तक क्वेश्चन आ रहे थे. अब थोड़ा सा आप भी समझ जाओ, ठीक है. तो एज पर द लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, आप तीनों स्टेटमेंट देख लो, सही है. स्टंटिंग और वेस्टिंग रेशियो इंप्रूव हुआ है. यही ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जाओगे तो ये डिग्रेड हुआ है, राइट? तो आप देख लीजिए फॉर द फर्स्ट टाइम, ये देखो पीआईबी का मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे डाला है, इमेज, ठीक है. तो फर्स्ट टाइम ये कहाँ पे मिनिस्ट्री कर रही है? आंगनवाड़ी लेवल पे, ठीक है. तो आंगनवाड़ी चिल्ड्रन इंक्लूडेड है इसमें. अभी आप देख लो, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, द न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स फॉर द चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स हैव इंप्रूव्ड, ठीक है. उसके बाद देखो, स्टंटिंग चिल्ड्रन बीइंग शॉर्टर देन नॉर्मल द एज हैज रिड्यूस्ड, ठीक है. वेस्टिंग हैज रिड्यूस्ड.
तो ये लेटेस्ट इंडिकेटर जो है 21 का, इसके अकॉर्डिंग रिड्यूस हुआ है तो हुआ है, आंख बंद करके मान लो, ठीक है। हीरो काबिल नहीं बनना है, कुछ भी आपको जो लिखा है सर्वे में दिया है, मिनिस्ट्री ने दिया है, वो याद करना है, ठीक है। अब आप देखिए, द प्रोटोकॉल विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द सिवियरिटी ऑफ द मैल न्यूट्रिशन अमंग द आंगनवाड़ी चिल्ड्रन एट द अर्ली स्टेज। दूसरा स्टेटमेंट जो था हमारा, वो हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट सही है। अब ये ड्राफ्ट कौन किया है, ये भी लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये भी ड्राफ्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ऑल थ्री आर करेक्ट स्टेटमेंट। पढ़ लिया, न्यूज़पेपर से देखा कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। अब देखिए, गैंजेटिक डॉल्फिन इन इंडिया, है ना, ये तो डॉल्फिन का नाम लेते ही सबसे पहले इंडिया एंड बिहार, ओके, ठीक है। दे फाइंड प्रोटेक्शन अंडर द साइट्स इन द सीएमएस बोथ, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है, ये भी कन्वेंशन अभी रिसेंटली हुआ था, ठीक है। तो साइट्स एंड कन्वेंशन का प्रोटेक्शन फाइंड करता है। फीमेल डॉल्फिन्स आर लार्जर देन मेल्स, फीचर दे दिया, वेरी इंपॉर्टेंट सच स्टेटमेंट्स आर। डॉल्फिन्स डू नॉट ले एग्स, गिव बर्थ जस्ट लाइक ह्यूमंस, ठीक है, ये हो गया। अब तीनों में से देख लीजिए सी, ऑल थ्री, तो ऑल थ्री आर करेक्ट हियर। लर्न कीजिए जो स्टेटमेंट नहीं आती, यहां भी देखिए आप, थोड़ा सा ब्लर्ड है लेकिन कोई बात नहीं, है ना। दोनों जगह साइट्स में भी और सीएमएस में भी प्रोटेक्शन है इसको। द स्पीसीज ऑल्सो कंसिडर्ड द नेशनल एक्वाटिक एनिमल इन द लिस्टेड एंडेंजर्ड इन आईयूसीएन में भी है, ठीक है। स्पीसीज इज नॉट नोन एज द ग्रेगेरियस, द रिसर्चर्स ऑब्जर्व्ड एंड हैंडल एटलीस्ट वन एडल्ट फीमेल टुगेदर ऑन 5 ओकेजन, वन एडल्ट मेल एंड फीमेल टुगेदर ऑन 5 ओकेजन, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है, द फीमेल्स आर लार्जर देन मेल्स, सेकंड स्टेटमेंट सही है आपका, देखो। ऑल whales and dolphins do not lay eggs because they are marine animals, therefore they give birth to just like humans, ओके। तो ये मुझे स्टेटमेंट समझ में नहीं आया कि दे नॉट ले एग्स बिकॉज दे आर मेरीन एनिमल्स। ऐसे कौन से स्पीसीज हैं, सर्च कीजिएगा, जो मेरीन एनिमल्स हैं जो एग ले करते हैं, ठीक है। बट डॉल्फिन के केस में स्टेटमेंट याद रखना है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। हाउएवर द जस्टिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज बट द कॉन्सेप्ट स्टेट्स द सेम। तो ये स्टेटमेंट एज इट इज डॉक्यूमेंट से लिया गया है, तो आप बिल्कुल इसको याद करोगे। ऐसे ये सब मेजरमेंट मैंने नहीं किया है, ये सब किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सरस्वती सम्मान अवार्ड, ठीक है। सरस्वती सम्मान, जितने भी अवार्ड आप देखते हो, जितने भी अवार्ड मिल रहे हैं, आपको वो करना है 100%, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक वर्ड यहां पे आया था ग्रेगेरियस, ठीक है, एक वर्ड आया था ग्रेगेरियस, इसका मतलब होता है लोगों से मिलना जुलना पसंद करने वाला, मिलनसार, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक इंसान, ठीक है ना। तो ये इज नोन टू बी ग्रेगेरियस, समझ में आ गया हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, क्लियर, ओके। नाउ सरस्वती सम्मान अवार्ड में इट्स गिवन एनुअली फॉर द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स इन 8 इंडियन लैंग्वेज इन द शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इट इज हाईएस्ट अमंग द हाईएस्ट रिकॉग्निशन द फील्ड ऑफ इंडियन लिटरेचर का सबसे रिकॉग्निशन अवार्ड जो होते हैं सबसे बड़े, उसमें से एक है, उसमें से एक है, ये है नहीं सबसे बड़ा, उसमें से एक का मतलब क्या होता है, बहुत सारे हैं, उसमें से एक माना जाता है, इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूट किसने किया था, गवर्नमेंट ने किया था, नहीं, के बिरला फाउंडेशन ने किया था, चेक कर लेते हैं। तो आंसर टू दिस बी ओनली 2, एक कोई गलत है, और देख लेते हैं क्या गलत है। इट इज गिवन एनुअली, सबसे पहले फॉर द आउट 22 इंडियन लैंग्वेज, नॉट 8, शेड्यूल 8 में जो 22 इंडियन लैंग्वेज, उसमें इन द लास्ट 10 years इट इज अमंग द हाईएस्ट रिकॉग्निशन द फील्ड ऑफ इंडियन लिटरेचर। एंड अब देखो, इट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द के बिरला फाउंडेशन, ठीक है। इट कैरीज अ साइटेशन प्लैक, क्या मतलब इसका देख लीजिए एक बार, है ना। प्राइज मनी ऑफ 15 लाख, मोनेटरी भी मिलता है, सम्मान, पैसा ले लो, राइट, कुछ सम्मान मिलेगा, यहाँ पैसा मिलेगा, कुछ बहुत सारे सम्मान होते हैं जहाँ पे पैसे नहीं मिलते हैं, राइट। तो इसका भी याद रखना है आपको, है ना। तमिल राइटर्स शिव शंकरी प्रेजेंटेड विद सरस्वती इन 2022 द अवार्ड, ये तो इमेज का पार्ट है, ठीक है। इतना जानना है सरस्वती के बारे में, किसने फाउंडेशन ले किया, किस लिए होता है ये, और किस लैंग्वेज में दिया जाता है, कितने लैंग्वेज में दिया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इट्स अ कैपिटल क्लोजेस्ट बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी, किसका कैपिटल है, मैंने तो इसका नाम भी लिख दिया है ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे। तो इस चारों में से कौन से जगह है, तो आंसर देख लीजिए बी है, देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मेडिटेरियन सी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एकदम तेल अवीव, बिल्कुल बॉर्डर पे ही है, ठीक है। बाकी आप इमेजेस देखोगे यहाँ पे नहीं है ना, बाकी इमेजेस आप देख लेना मैप पे, नहीं है वो चीज, जितना ये क्लोजेस्ट है मेडिटेरियन सी के, उतना कोई भी, अंकारा देखो यहाँ पर है, सीरिया भी दूर है ना, दमस्कस भी दूर है, ये जितना पास में है जेरूसलम तेल अवीव, उतना कोई भी पास में नहीं है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे मैप का, मैप को याद रखना है, दिमाग में प्रिंट करना है एंड मूव करना है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, है ना, बहुत पढ़ाई करी इसके बारे में, बहुत स्टडी किया। अब देख लीजिए, ये यूएन की एजेंसी है। दूसरा ये है, व्हेन अ कंट्री बिकम्स द मेंबर ऑफ आईसीसी इट रिप्लेसेस नेशनल क्रिमिनल जस्टिस, इट रिप्लेसेस नेशनल क्रिमिनल जस्टिस and the primary responsibility for trying perpetrators of the most serious crimes, ठीक है। All members of the United Nations are state parties to the Rome Statute of the International Criminal Court. All members of the United States are the state parties, ठीक है। जो भी यूनाइटेड स्टेट्स के मेंबर हैं वो रोम स्टैचू के कन्वेंशन के स्टेट पार्टीज हैं,
ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? इट इज एजेंसी ऑफ द यूएन, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। आंसर इज डी, नन। कोई भी सही नहीं है, बिकॉज आप वेबसाइट पे जब जाओगे वहां पे लिखा हुआ है इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है, विदाउट द नीड एंड स्पेशल मैंडेट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन, इट इज नॉट एन एजेंसी। ओके, इट्स नॉट एन एजेंसी। दूसरा, इज द आईसीसी मेंट टू रिप्लेस नेशनल कोर्ट्स? ये सारे मैंने आईसीसी की वेबसाइट से क्वेश्चन उठाए हैं, राइट? तो कुछ भी गलत मत समझिए, यहाँ जो लिखा हुआ है गलत भी लिखा हुआ है तो सही है वो। अगर आपको लग रहा है कुछ यहाँ गलत लिखा हुआ है ना, तो उसको आंख बंद करके याद कर लीजिए, बिकॉज ये उनकी वेबसाइट से लिया गया है, वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब आप देखो, आईसीसी डजंट रिप्लेस नेशनल क्रिमिनल जस्टिस, इट रेदर इट कंप्लीमेंट्स देम, राइट? तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, गलत है। ठीक है, ये रिप्लेस नहीं करता है। तीसरी चीज, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज इफ यू सी करंटली ऑल 93 मेंबर्स, दे आर 193 मेंबर्स, एंड आप देखो कि काफी लोग मेंबर्स नहीं है इसके। 123 कंट्रीज आर द स्टेट पार्टीज द रोम स्टैट्यूट, ठीक है ना, ऑल मेंबर्स नहीं है, राइट? तो ये हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्पेथियन कन्वेंशन, ये रिसेंटली 20 ईयर्स पूरा किया है अपना। तो हम ये देखेंगे इसमें से कंट्रीज कौन सी है, कार्पेथियन कंट्रीज कौन सी है। ये यूएनईपी की वेबसाइट पे न्यूज है, 20th एनिवर्सरी विद न्यू बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एंड द ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड वेटलैंड। तो कंट्रीज भी नहीं है, कन्वेंशन भी नया है और आपके लिए, और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं इसको क्या है। तो ये कंट्रीज जो है ये कार्पेथियन कंट्रीज है। ठीक है, इनका आप थोड़ा सा मैप देख लीजिए, बहुत सुंदर मैप एकदम आपके सामने है ना। ठीक है, आप देख लीजिए कौन से कंट्रीज है यहाँ पे, और उन सबको आपको यूक्रेन, स्लोवाकिया, सर्बिया, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे सारे कंट्रीज भी आपको शो हो गए, यहाँ पे मैप भी हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, इमेज भी मिल गया। ठीक है, करते क्या है लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा ये भी देख। टू कंजर्व द फ्रेजाइल एंड ईयर, लिम्फेटिक फिलेरियसिस, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, इज ए नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, इट्स ए इन्फेक्शन अकर्स व्हेन द पैरासाइट्स आर ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन थ्रू मॉस्किटोस। ठीक है, इंडिया हैज एलिमिनेटेड फिलेरियसिस इन 2020। अब इसमें से कितने स्टेटमेंट सही है, पॉज करके निकाल लीजिए। मूविंग टू द आंसर, आंसर इज बी, ओनली 2। इफ यू सी हियर, तो आंसर 2 है, इसमें से पहला आंसर है पैरासिटिक डिजीज है, स्प्रेड बाय द मॉस्किटोस। ठीक है, आप यहां पे पढ़िए, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इंडिया ने अभी रिप्लेस नहीं किया है, राइट? जो रिप्लेस किया है उसमें इंडिया का नाम नहीं है। ठीक है, इंडिया अभी तो चल रहा है, इंडिया में रिप्लेस कहाँ होगा। लाओ पब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने रिसेंटली एलिमिनेट किया है इसको, ये न्यूज में था, इसकी वजह से ये फ्रेम हुआ। ये मॉस्किटो से होता है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका इसका आप देख लीजिए, पेनफुल एंड द प्रोफाउंडली डिसफिगरिंग विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज, ये कुछ हो जाता है पैर में, डिसफिगर हो जाता है ना। आपको पता है फिलेरिसिस क्या होता है, आप सोच के देखो क्या होता है, कांप जाएगी आपकी रूह, है ना। बहुत देखने के लिए हो रहा था, पैर फूल गया, मतलब इतना पेनफुल होता है वो। आई हैव सीन दैट पर्सन। ओके, सो इट्स वेरी काइंड ऑफ वो वैसी चीज़ है। तो आप देख लीजिए, पैरासिटिक डिजीज है ना, पेन, सीवियर डिसेबिलिटी, स्टिग्मा इन द एसोसिएटेड इकोनॉमिक हार्डशिप। ओके, सो ये मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे तो सीएज पॉलिटी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, इट्स अ फेवरेट सब्जेक्ट, और सबका होना चाहिए बिकॉज इजी अंडरस्टैंडेबल भी होता है और आपको मजा भी आता है पढ़ने में, है ना। सैलरी सीएजी की किसके इक्वल है? सुप्रीम कोर्ट के इक्वल है ना। एंड सीएजी ऑडिट ऑल ट्रांजेक्शन इन इंडियन स्टेट्स रिलेटिंग टू कंटिजेंसी फंड इन द पब्लिक अकाउंट्स, ऑल ट्रांजेक्शन। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो आप देख लीजिए यहाँ पे व्हाट इज एक्चुअली, अच्छा मैं आपको कुछ चीजें पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले ये देखिए। द सीएजी परफॉर्म सच ड्यूटीज इन एक्सरसाइज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनियन अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। वो ड्यूटीज वो परफॉर्म करेगा जो पार्लियामेंट उसको देगी। इसका मतलब है उसकी ड्यूटीज जो है बेसिकली लिखी नहीं है, पार्लियामेंट के हाथ में दे दी गई है। ठीक है, सैलरीज, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिखा है, सैलरीज भी देखो क्या लिखा हुआ है, सैलरीज एंड अदर कंडीशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ सीएजी शैल बी एज सच एज डिटरमिन द पार्लियामेंट। ठीक है, समझ में आया? एंड अंटिल दे आर सो डिटरमाइंड, जब तक ये नहीं रूल बनाती है तब तक दे विल स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। समझ में आया? सेकंड शेड्यूल में अकॉर्डिंग मिलेगा जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बना लेती है। सो पार्लियामेंट इनेक्टेड ये लॉ, पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया, इस लॉ के अंदर इसके फंक्शंस को डाला है। जो ये कहते हैं ना पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, फंक्शन डिसाइड करेगी, तो ये लॉ बनाया गया। और यहां पे आप देखिए लिखा हुआ है कि देयर शैल बी द सीएजी हुज सैलरी शुड बी इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये कहां लिखा हुआ है? इस एक्ट में लिखा हुआ है। और इस एक्ट को बनाने की पावर कहां से आई है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। कहां से दी है? 149 से दी है। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। और इसके फंक्शंस में जाओगे, देखोगे इट ऑडिट्स ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ यूनियन स्टेट्स रिलेटेड टू कंटिजेंसी इन पब्लिक अकाउंट्स। ठीक है, समझ में आया? अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, देख लो आप 2019 का क्वेश्चन एक्ट के बेसिस पे। ये एक्ट कब बना था? क्योंकि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि जो प्रूव्ड बिहेवियर एंड मिसकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, जो दो कंडीशन होती है सुप्रीम कोर्ट जज को बाहर निकालने के लिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का क्या, जैसे प्रेसिडेंट का क्या होता है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक क्राइटेरिया है उसको इंपीच करने का। सुप्रीम कोर्ट का 2 क्राइटेरिया, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अच्छा, इन दोनों को रूल्स बनाने के लिए, इन दोनों के बेसिस क्या रूल होना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दी गई, सॉरी पार्लियामेंट को, जैसे सीएजी के लिए दिया। तो पार्लियामेंट ने क्या रूल बनाया? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। इससे क्वेश्चन आ गया, देखो 2019 का प्रीलिम्स में।
तो मैं आपको जब क्वेश्चन करा रहा हूं ना, तो करो उसको आंख बंद करके, चीजें नहीं मिलेगी कहीं, मैं तो 100% कहता हूं। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द अमंग द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पेस ऑफ एजिंग हाईएस्ट इन इंडिया। ठीक है, सबसे हाईएस्ट इंडिया में है। टिल नाउ इंडिया हैज नॉट फॉर्मुलेटेड नेशनल पॉलिसी ऑन द ओल्डर पर्सन एंड द ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो करंटली इन इंडिया इज 30। 3 स्टेटमेंट आपने देख लिया, ठीक है। अब इसको आंसर देखेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर ये है, इनके डॉक्यूमेंट से लिया गया है पूरा का पूरा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके। Population projection indicates that in 2000 there were 16 older person than per 1000 working age population in India. Okay, so higher the ratio, the greater the old age dependency. The highest the ratio, the greater the old age related dependency. The old age ratio, अच्छा ये फर्स्ट स्टेटमेंट का नहीं दे रखा है, we will see here. थर्ड स्टेटमेंट की यहाँ बात कर रहा है, एक कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं यहाँ पे एक बाइक, ठीक है। सब कुछ घबराने के लिए बात नहीं है, ठीक है। तो द हायर इज द रेशियो, द ग्रेटर ओल्ड एज रिलेटेड डिपेंडेंसी, ठीक है। रेशियो देखते हैं क्या है पहले। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन इंडिकेट्स कि इन 2020 लेटेस्ट ही माना जाएगा इसको, 16 ओल्डर पर्सन है पर 100 वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। अब सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट देखिए, अभी बिल्कुल देखिए, आप घबराइए मत, ठीक है। नेशनल, ये उनकी ओल्ड एजिंग पॉलिसी रेस्पॉन्सिबल, तो इंडिया ने देखिए 1999 और 2002 में भी पॉलिसी बना चुके हैं, ठीक है। नेशनल फॉर्मुलेटेड, इंडिया फॉर्मुलेटेड, तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया गलत हमारा सबसे पहले, ठीक है। अब देखो, आप ये फॉर्मुलेट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब ओके, इमेजेस यहाँ पे थोड़ी सी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको सोल्यूशन को देख लेते हैं। अमंग द साउथ ईस्ट एशियन पेस ऑफ एजिंग इन द हाईएस्ट है, तो कल इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं पेस्ट करूंगा, पर इसका मान लीजिए डी नन ऑफ द अबव है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है सोल्यूशन पेस्ट करने में, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो इंडिया में भी लार्जेस्ट नहीं है, ये शायद जापान में है, ठीक है। एंड दूसरा, इंडिया इज फॉर्मुलेटेड, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो करंटली इन इंडिया इज 30, ठीक है। एक मिनट देख लेता हूं मैं। सो इट्स करंटली 14.8 है ना, करंटली इट इज 14.8 इंडिया में है, ठीक है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, 30 तो नहीं है, आंसर तो सही है बिल्कुल, ठीक है। तो इट्स इज 15 इन 2021 द प्रोजेक्टेड ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो वाज अराउंड 15.7%, ठीक है। तो 30 भी इनकरेक्ट है, इसको भी थोड़ा सा याद रखना है। अब समझ में आया, आज के 10 क्वेश्चन से कुछ सीखा आपने। इज द रेशियो, डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन एट एन एज व्हेन दे आर जनरली इकोनॉमिकली इनएक्टिव, ठीक है। जो एज जहां पे वो इकोनॉमिकली एक्टिव हो जाते हैं, ओके, मतलब एबव 65 का ले सकते हैं कंपेयर टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो उसको ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं, ठीक है। इट्स 15.7% राइट नाउ। तो आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं एग्जामिनेशन में, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, अपने पढ़ना है अच्छे से और प्रीलिम्स क्लियर करना है। सो विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन टुमारो, हम कल देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, और अभी के लिए थैंक यू।